अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 ऑफ आवर बुक ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है मरीइंग द जॉब्स एंड प्राइस लेवल। एज फार एज मरीइंग द जॉब्स is concerned, from it we means that level of employment and unemployment. So let's start it. बेसिकली पहले तो हमें कंसेप्ट अपना क्लियर करना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट क्या होती है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ समवन इज़ वर्किंग, ही इज़ एम्प्लॉयड एंड ही इज़ वर्किंग फॉर मनी, सो ही इज़ कंसिडर्ड टू बी एम्प्लॉयड। बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट? एबिलिटी, कि कोई आदमी अवेलेबल फॉर वर्क है या नहीं है, ठीक है। विलिंगनेस, कि वो काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता। फिर हम ये देखेंगे कि क्या वो काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा, और इसमें फिर मज़ीद हम ये देखेंगे कि क्या वो अर्निंग कर रहा है या अर्निंग नहीं कर रहा। याद रखिए, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक सक्सेस या फेलियर से नहीं है। ये मत समझा जाए कि कोई एम्प्लॉयड है तो वो सक्सेसफुल है और कोई अनएम्प्लॉयड है तो वो फेल है, ऐसा नहीं है। तो फर्दर हम सिस्टमेटिकली इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट में इस चीज़ को देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारा इकोनॉमिक का एक मेन इशू होता है और हम उसमें फोकस इस बात पर करते हैं कि जब कोई किसी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रही है और वो हाई है या उसका रेट बढ़ रहा है, तो हमारे लिए दो लिहाज से टेंशन होती है। एक कि हम अपना ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं, हम उससे कोई काम नहीं ले रहे। दूसरा, वो आदमी कैसे अपना स्टाइल ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर रहा होगा कि जो कोई काम नहीं कर रहा जिसे वो अर्न कर सके। तो ये दो बातें हमारे जहन में आती हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली हमें पहले ये पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्या। A person is considered to be unemployed if he is able to work, means he can do a work, he has ability. ये एबिलिटी से मुराद ये है कि एक तो आदमी, अगर कोई हम एक आदमी जिसके पास स्किल फॉर ह्यूमन वर्क है, स्किल फॉर टेक्निकल वर्क है या स्किल फॉर लेबर है, तो एक तो उसमें एबिलिटी का ये करेक्टरिस्टिक ऐड हो गया कि वो काम कर सकता है। दूसरा, वो हैंडीकैप नहीं है, राइट। उसमें फ़िज़िकल एबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि वो काम कर सकता है। या मेंटल एबिलिटी, अगर बाज़ काम ऐसे होते हैं जिसमें फ़िज़िकल वर्क नहीं, मेंटल वर्क रिक्वायर्ड होता है, तो मेंटल एबिलिटी है उसके अंदर। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि ही इज़ विलिंग टू वर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी है, उसमें फ़िज़िकल एबिलिटी भी है, मेंटल एबिलिटी है या टेक्निकल एबिलिटी है, ये तमाम एबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन वो काम नहीं करना चाहता। क्यों? वो मज़ीद पढ़ रहा है, वो मज़ीद स्किल्स एक्वायर कर रहा है, वो अपनी स्किल्स को रिफ़ाइन कर रहा है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडरटेक कर रहा है। लाइक यू पीपल, यू आर स्टडिंग, सो यू आर नॉट एबल टू वर्क, यू आर नॉट विलिंग टू वर्क, यू आर एबल टू वर्क बट यू आर नॉट विलिंग टू वर्क। तो जो विलिंग टू वर्क हैं उनके बारे में हम ये देखना चाहते हैं कि वो एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, राइट। वो काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे। जो नॉट विलिंग टू वर्क हैं उन्हें हम एक्सक्लूड कर सकते हैं अपनी लेबर फोर्स से, कि यार ये लोग अभी रेडी टू वर्क नहीं है, ठीक है, या विलिंग टू वर्क नहीं है। अच्छा, अब अगर दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि पर्सन इज़ एबल टू वर्क एंड ही इज़ विलिंग टू वर्क एंड ही फाइंड नो जॉब, नो वर्क टू डू फॉर अर्निंग, तो अगर ऐसा है तो वो पर्सन हमारे नज़दीक अनएम्प्लॉयड है, राइट। उस पर्सन को हम कंसिडर करते हैं अपने नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सनस में, राइट। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन है। सो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्टिगेट अबाउट एम्प्लॉयमेंट, तो आप इसे रिवर्स कर देंगे। अ पर्सन हु इज़ एबल टू वर्क एंड ही इज़ विलिंग टू वर्क एंड ही हैज़ अ जॉब, अगर ये तीनों में येस है तो वो एम्प्लॉयड पर्सन है, और अगर पहले दो में येस है, तीसरे में नो है, तो वो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, राइट। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के इम्पैक्ट क्या हैं।
अनएम्प्लॉयमेंट के इम्पैक्ट को दो क्लासेस में आप डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ लॉस ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन और दूसरा लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जो फर्स्ट वन है लॉस ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन, इसका ताल्लुक इस बात से है कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो पहली बात ये है कि वो कुछ अर्न नहीं कर रहा, जिससे कि वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को, अपने फैमिली एक्सपेंसेस को मीट अप कर सके, अपने सोशल एक्सपेंसेस को मीट अप कर सके, राइट। तो उसकी लॉस हो रही है इनकम, कि वो अर्न नहीं कर पा रहा है। दूसरे एंड पर आप देखें तो इसी अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट ये होता है कि जब लोग वर्क में नहीं हैं, एम्प्लॉयड नहीं हैं, तो जो प्रोडक्टिविटी वो प्रोड्यूस कर सकते थे वो नहीं कर रहे, राइट। if some person is unemployed, तो what can he do for the economy? he is not doing। जब वो नहीं कर रहा तो यकीनन जो पोटेंशियल जीडीपी आप प्रोड्यूस कर सकते थे वो नहीं कर रहे। जब पोटेंशियल जीडीपी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि एक फैमिली में 10 लोग हैं और उनमें से 2 अर्न कर रहे हैं और 8 अर्न नहीं कर रहे। तो जो अर्न नहीं कर रहे वो 2 अर्न करने वालों के ऊपर बोझ हैं, राइट। इसी तरह से इकोनॉमी में अगर कुछ लोग काम नहीं कर रहे और बाकी काम कर रहे हैं, तो जो काम नहीं कर रहे उनके लिए भी प्रोडक्टिविटी उन लोगों ने करनी है जो काम कर रहे हैं। तो वो बेसिकली प्रोडक्टिविटी जो लॉस हुई कुछ लोगों के काम ना करने की वजह से, वो हमारी इकोनॉमिक की सोशल कॉस्ट भी है, राइट। और हम उसके बारे में फोकस होते हैं कि यार जब लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो इनका बर्डन कौन उठाएगा या कब तक उठाएगा, राइट। तो ये एक हमारे लिए साइन ऑफ कॉन्शियस होता है। सेकंड है लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि एज एन इकोनॉमी हम उन लोगों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, राइट। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लें कि आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पर पैसा है और वो पैसा घर में पड़ा, राइट, फजूल पड़ा है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं। आपको पता है घर के एक्सपेंसेस में भी इसने इस्तेमाल नहीं होना, राइट। तो इनकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, तो आपने उसे घर में रखा हुआ। अब यही पैसा अगर बैंक में रखवा देंगे तो चैनलाइज होगा, लोग किससे कर्जा लेंगे तो किसी ना किसी इस्तेमाल में आएगा और वो आपकी इकोनॉमी में फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह एक आदमी जो घर बैठा है, काम नहीं कर रहा, बेसिकली वो भी एक किस्म का आइडल रिसोर्स के तौर पर पड़ा है और वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। और उससे कंट्रीब्यूशन लेकर इकोनॉमी तरक्की कर सकती है, जीडीपी इंक्रीज़ हो सकती है, जीडीपी ग्रोथ अच्छा हो सकता है। तो ये दूसरा इम्पैक्ट है कि लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अच्छा, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि हमारे कंट्री से इस चीज़ का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि लोग दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं और वहाँ पर अर्निंग करना चाहते हैं। उसकी वजह भी कई वजूहत में से एक वजह ये भी है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। तो गोया कि अनएम्प्लॉयमेंट आपके ब्रेन ड्रेन, यानी लोगों का जो मुल्क से बाहर जाकर काम करना है और दूसरे ममालिक की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करना है, तो अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे ममालिक की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देना है, इसको हम टर्म यूज़ करते हैं ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन ड्रेन, लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल जब आपके मुल्क में हो रहा होगा तो ब्रेन ड्रेन स्टार्ट हो जाएगा। जब ब्रेन ड्रेन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, बाहर वाले उसी आदमी को लेंगे जो उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो वही फ़ायदा जब दूसरे मुल्क को पहुंचेगा तो यकीनन वो लोग जो वहाँ पर फ़ायदा पहुंचा सकते हैं वो यहाँ भी पहुंचा सकते थे। तो हमने इकोनॉमिक लॉस किया एक तरह से लोगों को इस बात पर इंस्टेंटिगेट करके कि वो दूसरे ममालिक में जाकर काम करें। तो ये लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल का एक्सट्रीम है कि जब हम अपने लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते तो दूसरे लोग उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब हम आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स की तरफ। उसमें 3 इंडिकेटर्स को हम फोकस करेंगे और पहला उसमें जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर। हेलो, वालेकुम सलाम, क्या होता है? सबको लगे हैं? ठीक है। हाँ, मेरी अपनी शादी की भी तस्वीर देखी है, चेक तो करेंगे नहीं। चल ठीक है, मेरी शादी की भी तस्वीर भेज दे।
Sorry for interaction. I'm very sorry that मैं वीडियो पॉज किए बगैर एक कॉल आई और वो उसे अटेंड किया. एनीवे वी वर टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स. तो उसमें हम 3 अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स पढ़ेंगे. फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट. अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको ये बताता है कि हाउ मेनी पीपल आर नॉट वर्किंग डिस्पाइट दे आर विलिंग एंड एबल टू डू. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि आपके जो नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड पीपल हैं इकोनॉमी में उनको लेबर फोर्स से डिवाइड किया जाता है. लेबर फोर्स क्या है? लेबर फोर्स से मुराद वो लोग हैं जो एज ऑफ मैच्योरिटी के हैं, राइट, और जो विलिंग टू वर्क हैं और जो एबल टू वर्क हैं, राइट. एज ऑफ मैच्योरिटी, विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क. तो ये लोग, तमाम लोग जो हैं ये लेबर फोर्स का हिस्सा होते हैं, राइट. तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइड बाय लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकलता है. करंटली पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.52% के करीब रिपोर्ट किया जाता है. पिछले साल 4.45% था. तो इससे पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.47% था. तो ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. एंड द गुड थिंग इज़ इसमें कुछ रिपोर्टिंग प्रॉब्लम्स भी आते हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है जिनका डाटा कलेक्ट नहीं किया जा सका या किया जा सकता हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन शो होता है. एक्चुअली अच्छा खासा होता है, राइट. तो जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज रिपोर्ट करते हैं वो नॉर्मली ये कहते हैं पाकिस्तान में अराउंड 7% अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन जो हमारा ऑफिशियल डाटा है वो ये बताता है कि 4.5% के अराउंड हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स में दूसरा है एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो. मींस हमारे जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने हैं आउट ऑफ ओवर वर्किंग एज पॉपुलेशन. अब इसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर में नंबर ऑफ़ पीपल एम्प्लॉयड यानी जो काम कर रहे हैं वो, और डिनोमिनेटर में वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी वो तमाम लोग जो वर्किंग एज ऑफ पॉपुलेशन के हैं. पाकिस्तान के मुताबिक अगर आप देखें तो 17 साल या इससे ज़्यादा उम्र के हैं. अब चाहे वो विलिंग टू वर्क हैं या नहीं हैं, चूँकि वो एबल टू वर्क हैं इसलिए वर्किंग एज पॉपुलेशन का हिस्सा है. विलिंग टू वर्क हैं या नहीं, यानी तमाम लोग जो काम कर रहे हैं या काम कर सकते हैं और काम नहीं कर रहे, या जो काम कर भी रहे हैं और कर सकते भी हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिला. ये तीनों किस्म की कैटेगरीज शामिल हैं. यानी जो एम्प्लॉयड पीपल, जो अनएम्प्लॉयड पीपल, और वो जो अनएम्प्लॉयड भी हैं लेकिन काम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे, वॉलंटरीली दे आर अनएम्प्लॉयड. ठीक है. तो असल में हमारा जो मसला होता है वो तो है फोर्सली अनएम्प्लॉयड पर्सन, यानी जो काम करना चाहता है उसे काम नहीं मिल रहा. इस हमारी इकोनॉमी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं, आप काम कर सकते हैं लेकिन आप वॉलंटरीली काम नहीं कर रहे. तो तीनों लोग मिलकर हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन बनाते हैं. एक जो लोग काम कर रहे हैं, एक जो वॉलंटरीली काम नहीं कर रहे, और एक जो फोर्स्ड काम नहीं कर रहे, यानी वो काम करना चाहते हैं और उन्हें काम नहीं मिला. यानी ये तीसरी किस्म होती है अनएम्प्लॉयड की. तो पीपल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय वर्किंग एज ऑफ पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका बनता है एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो. तो ये इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि कितने परसेंट लोग हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोग हैं ये काम कर रहे हैं, राइट. तो ये बड़ा अच्छा डाटा होता है इस लिहाज से कि हम हमारी जो खपत है इकोनॉमी में वो कितने लोगों की खपत एग्जिस्टिंग है, तो हम उसे बढ़ाते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है. जब हम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयड पीपल को बढ़ाएंगे या एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो को बढ़ाएंगे तो बेसिकली हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूस होगी.
ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ इसको जब हम कंपेयर करते हैं ओवर द पीरियड, तो हमें बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। मसलन हम जब देखते हैं कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा 4.45% से 4.52% हो गया, तो अब दूसरी बात हम ये देखते हैं कि क्या हमारा एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुआ। अगर तो डिक्रीज़ हुआ, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसी थी जिससे लोगों को का काम छीना गया। और अगर ये डिक्रीज़ नहीं हुआ, स्टैग्नेंट रहा, तो इसका मतलब ये है कि नई जॉब्स क्रिएट नहीं। और अगर ये भी इंक्रीज़ हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हुआ, इसका मतलब है नई जॉब्स तो क्रिएट हुई, लेकिन जो नए लोग लेबर फोर्स का हिस्सा बने हैं उनकी तादाद ज़्यादा थी, और जो नौकरियां प्रोड्यूस हुई हैं उनकी तादाद कम थी। तो ये दोनों को मिलाकर जब हम पढ़ते हैं, तो हमें दोनों को मिलाकर जब एनालिसिस करते हैं, तो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है, और उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कामयाब जा रही हैं या नहीं। तीसरा इंडिकेटर है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बेसिकली आपको ये बताता है कि हाउ मैनी पीपल आर विलिंग टू वर्क, मींस इसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इसे हम कहते हैं। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैलकुलेट किया जाता है लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन। यानी जैसे मैंने बताया कि आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन में तीन चीज़ें आती हैं। एक जो आपका लेबर फोर्स है, यानी काम करने वाले लोग हैं, इसमें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों आ जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है जो बेसिकली काम कर सकते हैं लेकिन वॉलंटियरली काम करने के लिए विलिंग नहीं है किसी भी वजह से। वो वजह उनकी ये हो सकती है कि वो पढ़ रही हैं, उसकी वजह ये हो सकती है कि वो अभी अपने आप को जॉब मार्केट में लाना नहीं चाहते, कोई सेल्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोई स्किल एक्विजिशन या कोई भी ऐसी रीज़न, या वो वैसे ही अपने आप को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए सूटेबल समझते हैं कि फ़िलहाल वो अनएम्प्लॉयड रहें, राइट। तो ये तीनों कैटेगरीज मिलके वर्किंग एज पॉपुलेशन बनाती हैं। लेबर फोर्स डिवाइड वर्किंग एज पॉपुलेशन, जब हम इसकी रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कि कितना लेबर फोर्स आउट ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन पार्टिसिपेट करना चाह रहा है इकोनॉमी में, राइट। अब आ जाए जी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिनके नेम है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा भी कुछ किस्में अनएम्प्लॉयमेंट की एग्जिस्ट करती हैं जिसे आपकी बुक ने सेपरेटली कवर नहीं किया, बल्कि इन्हीं 4 के अंदर कवर करने की कोशिश की है। लेकिन मैं उनमें से कुछ को इन द एंड ऑफ द टॉपिक जो है आपके सामने अनवेल करूँगा, क्योंकि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी वो क्वाइट सिग्निफिकेंट हैं। तो बहरहाल फ़िलहाल हम इन 4 को अपनी बुक के टॉपिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, साइक्लिकल क्या होती है, स्ट्रक्चरल क्या होती है और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं जी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बाय कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई भी आदमी एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी के लिए जाना चाहता है, तो दरमियान में जो ट्रांजिशनल टाइम होता है उसमें वो अनएम्प्लॉयड होता है। तो ये जो ट्रांजिशनल टाइम में अनएम्प्लॉयड हुआ है, ये बेसिकली फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड पर्सन है, राइट। और हर टाइम हमारे मुल्क में हज़ारों लोग ऐसे होंगे जो एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी की तरफ स्विच करना चाह रहे हैं और दरमियान के पीरियड में वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो इनके लिए हम ज़्यादा परेशान इसलिए नहीं होते कि दे आर लिविंग अ जॉब बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट दे कैन गेट अनदर और इवन बेटर जॉब। तो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो लेस वरीज हैं अबाउट इट के इन लोगों के बारे में जो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट डेफिनेशन, द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइज फ्रॉम द नॉर्मल लेबर टर्नओवर से मुराद एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जाना। वी हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड फ्रॉम people entering and leaving the labor force and from the ongoing creation and destruction of the jobs is called frictional unemployment। कि एक सेक्टर बंद हो रहा है तो दूसरे सेक्टर में मूव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर से केमिकल सेक्टर में लोग जाना चाह रहे हैं, राइट। या एक जॉब छोड़ के उससे अच्छी जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, किसी भी वजह से वो एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ जा रहे हैं। तो जो दरमियान का ट्रांजिशनल पीरियड है उसे हम फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड कहेंगे उन लोगों का।
और समटाइम ऐसा होता है कोई नौकरी ख़त्म हो जाती है, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बंद हुई तो अब उन लोगों ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, बट बिकॉज दे आर टेक्निकली और मेंटली और फिजिकली एबल टू वर्क and they have some sort of experience, so they found lesser difficulty to find another work, right? So we have less concern about them. ये होती रहती है इकोनॉमी में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, बट एनीवे ये अनएम्प्लॉयमेंट है। सेकंड इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल होता है इकोनॉमी, और हमने पहले किसी लेक्चर में ये डिस्कस भी किया था। तो उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। एक होती है बूम, दूसरी होती है रिसेशन, तीसरी डिप्रेशन, चौथी रिकवरी। रिकवरी के बाद फिर आगे बूम आ जाता है। तो होता कुछ इस तरह से है कि बूम में अनएम्प्लॉयमेंट लेस होती है, यानी मैक्सिमम पीपल ऑफ योर इकोनॉमी आर एंगेज्ड इन वर्क, राइट। जब रिसेशन आता है बूम के बाद तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके जो जॉब्स होल्डर्स हैं वो ले ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो डिप्रेशन में आपका अनएम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम होता है, और इसके बाद फिर रिकवरी आती है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है अनटिल के बूम आता है जिसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट एट इट्स मिनिमम होता है। तो देखिए जब रिसेशन आता है आपकी इकोनॉमी में तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना शुरू हुआ है ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी साइकिल के मूव करने, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर मूव होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। सो इट इज़ कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट डेफिनेशन, द हायर देन नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट एट बिजनेस साइकिल थ्रू trough and the lower than normal unemployment at the business cycle peak is called the cyclical unemployment। यानी वो ये कहता है कि आपके बिजनेस साइकिल में जो abnormal unemployment होती है ट्रफ में, और जो आपके पीक पीरियड में जो लोअर अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसके दरमियान का जो गैप होता है इसको हम साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी उसने कहा कि आपकी चूँकि पीक पे अनएम्प्लॉयमेंट लीस्ट होती है और ट्रफ में आपकी अनएम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम होती है, तो इनके दरमियान का जो गैप है इट इज़ ड्यू टू साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सो वेरी गुड डेफिनेशन बाय वर्ड्स। तो कॉन्सेप्ट आई थिंक आप समझ गए हैं इसका। नेक्स्ट चलते हैं जी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद ये है कि जब आपकी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आपकी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, अगर वो एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ जाएगी तो ये जो लोग एग्रेरियन इकोनॉमी का पार्ट थे तो इन्हें इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में एडजस्ट फौरी तौर पर ये नहीं हो सकते, इन्हें टाइम लगेगा, इन्हें नो हाउ स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी, फिर ये उसमें जाकर एडजस्ट होंगे। तो जब ये स्ट्रक्चरल चेंज आया तो जब लोग एक स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से अनएम्प्लॉयड हुए तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह से जहाँ पर मैनुअल वर्क होता था वहाँ पर अगर कंप्यूटर बेस्ड वर्क हुआ और मैनुअल लोगों की छुट्टी करा दी गई तो ये भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपकी कोई लेजिस्लेटिव चेंज आता है, आपका कोई इंटरनेशनल कंपटीशन इन्वायरमेंट चेंज होता है, जैसे फ्री ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये एरिना जब आते हैं तो इसकी वजह से भी आपकी इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, राइट। So according to your text definition, the unemployment that arise when the changes in technology or international competition change the skill needed to perform the job or change the location of the job is called structural unemployment. The fourth type is the natural unemployment. So basically सिचुएशन ये है कि आपकी इकोनॉमी में साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रही है वो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, राइट। सो असल बात ये है कि फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ के थ्रू आप रिसेशन से बचने की कोशिश कर सकते हैं, आप अपने बूम को एक्सटेंड कर सकते हैं या रिसेशन को शॉर्टन कर सकते हैं,
राइट, और दोबारा रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। तो ये जितना आप कर सकते हैं ये बेसिकली आप करें और उसे मतलब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट से बचें। अगर आप बचेंगे तो ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ही आपके कंट्री में है, यानी वो रहना है, उससे आप जान नहीं छुड़ा सकते। और याद रखिए, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट एक कर्स है, लेकिन एक मिनिमम या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमी में एग्जिस्ट करना एक हेल्दी इकोनॉमी की के लिए ज़रूरी है। यानी जब अनएम्प्लॉयमेंट कुछ ना कुछ होगी तभी न्यू इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, तभी न्यू कंपनीज, न्यू बिजनेस ओपन होंगे। अगर सारे लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं तो नए बिजनेस अगर ओपन होंगे तो वो लोग कहाँ से हायर करेंगे, राइट। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है और ये नेसेसरी भी है इकोनॉमी की बेटर हेल्थ के लिए, राइट। So according to your text definition, natural unemployment is the unemployment that arises from frictional and structural, means when there is no cyclical unemployment. When all the unemployment is frictional and structural, the natural unemployment as a percentage of the labor force is called natural unemployment rate. So next thing, some more types which are in the contextual फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट, तो उनको मैं बताना चाहूँगा। एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी ऑफ सीज़न जो ले ऑफ होता है वर्कर्स का, चाहे वो शुगर मिल है या कोई और बिजनेस सेक्टर है या एग्रेरियन सेक्टर्स हैं, तो वहाँ पर जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो एग्जिस्ट करती है और हमारे कंट्री में ये है। एक और है क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद ये है कि जब वेज रेट हाई हो, तो वेज रेट हाई होने की वजह से कई लोग अनएम्प्लॉयड रह सकते हैं, बिकॉज एंटरप्रेन्योर या जो हायर करने वाला पर्सन है वो 2 की जगह 1 पर्सन हायर करता है या हायर ही नहीं करता। तो इसको हम क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट मिनिमम वेज रेट को 20,000 रुपये कर दे तो न्यू हायरिंग्स स्टॉप हो जाएंगी, चाहे वो वर्कर्स की हैं, लेबर्स की हैं, राइट। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये भी हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि गवर्नमेंटल कंट्रोल जो है ना वेज रेट पर समटाइम बड़ा इफ़ेक्टिव हो जाता है और बड़ा उसमें सख्ती होती है। तो मिनिमम वेज रेट जब बढ़ता है तो हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करने लगती है। एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा है। इससे मुराद ये है, ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट की किस्म समझिए, क्योंकि हम अपने रिसोर्स को प्रॉपरली या इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहे होते। सो अनएम्प्लॉयमेंट है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि एक पर्सन अपनी कैपेबिलिटी से या कम्पिटेंसी से लो लेवल की जॉब कर रहा है। यानी एक आदमी जिसने मिसाल के तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है, वो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो होती है ना कि उस पर्सन ने अकाउंट्स को ऑडिट करना है, राइट, लेकिन वो ये नहीं कर रहा, वो अकाउंटेंट का काम कर रहा है, अकाउंट मेंटेन कर रहा है, तो वो अपने कैलिबर से लो लेवल की जॉब कर रहा है। इसी तरह से एक डॉक्टर अगर डॉक्टरी नहीं कर रहा बल्कि वो मेडिकल रैप की नौकरी कर रहा है तो वो अंडर एम्प्लॉयड है। सिमिलरली एक ग्रेजुएट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल रहा है या पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर रहा, बल्कि वो एक फ्लोर मिल में मतलब कलर की नौकरी कर रहा है, तो वो बेसिकली अंडर एम्प्लॉयड पर्सन है। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। फिर एक है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद ये है कि अगर आपको कम लोग चाहिए और आपने ज़्यादा लोग हायर कर रखे हैं तो इसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आप देखते हैं कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो डिस्पाइट के उसके रेवेन्यूज़ अच्छे खासे हैं लेकिन वो लॉस में है। क्यों लॉस में है? क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर एक आदमी चाहिए वहाँ पर 3-3 लोग भर्ती किए हुए होते हैं उन्होंने, राइट। तो इस वजह से क्या है कि हैं वो अनएम्प्लॉयड, यानी वो प्रॉपरली इकोनॉमी में इफेक्टिवली अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे, लेकिन सैलरी उनको मिल रही है। तो हैं वो अनएम्प्लॉयड ही, गवर्नमेंट ने उन्हें कवर दिया हुआ एम्प्लॉयमेंट का, तो ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। तो हमारे यहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ रेट का ना होना या लो जीडीपी ग्रोथ रेट होना या पर कैपिटा इनकम का डाउन होना या प्रोडक्टिविटी का हमारी डिमांड से लेस होना है, एग्रीगेट डिमांड से प्रोडक्टिविटी का कम होना है, उसकी वजह ये भी हैं अनएम्प्लॉयमेंट, जो आपकी टेक्स्ट बुक में शायद कंप्रिहेंसिवली कवर नहीं की गई, लेकिन ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इनकी इम्पोर्टेंस
रिलेटिवली सिग्निफिकेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट से अब हम बुक से हट के ज़रा डिस्कशन करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट से हमने क्या सीखना है। पहले तो याद रखिए कि कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक नाकाम इंसान है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्यों, इसकी वजह क्या है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि किसी इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि रिसोर्स जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ तक पहुँचा नहीं है, इसलिए यूटिलाइज नहीं हो रहा है, राइट। तो अपॉर्चुनिटीज़ यकीनन एग्जिस्ट करती हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लें कि अगर आपके मुल्क में 500 कंप्यूटर एक्सपर्ट अनएम्प्लॉयड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें कंप्यूटर एक्सपर्ट चाहिए या तो वो नहीं है, या जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उतने कंप्यूटर एक्सपर्ट मौजूद हैं। तो ये जो 500 लोग हैं ये बेसिकली यूज़ हो सकते हैं अगर ये लोग ये समझें कि यार हम अपना एक आईटी सेंटर या अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाएंगे, या हम कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देखते हैं जहाँ पर हम बगैर किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हुए अपनी प्रोडक्टिविटी से अर्न कर सकते हैं, राइट। तो याद रखें कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बल्कि सम टाइम और मोस्ट ऑफ द टाइम अनएम्प्लॉयमेंट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का डोर हो सकती है। अगर आप किसी की नौकरी नहीं करते तो आप अपना काम कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट से हमें लेसन मिलता है वो ये है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस रखना चाहिए कि हमें क्या आता है, हम क्या कर सकते हैं, राइट। और उसकी टॉर्च में, उस स्ट्रेंथ की टॉर्च में, उसकी लाइट में हम ये देखें कि हमारी इस स्ट्रेंथ की ज़रूरत कहाँ पर है, यानी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हम कुछ अपनी इस स्ट्रेंथ को एक्सप्लॉइट करके बेनिफिट गेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू शुड लर्न फ्रॉम द अनएम्प्लॉयमेंट। और इससे आपका एक जो इंसाइट है टू लुक इनटू द इकोनॉमी वो इम्प्रूव होगी, और हम अपने आप को जितना इक्विप करेंगे उतने ही हम कामयाब होंगे। ज़रूरी नहीं कि नौकरी ही सब कुछ है। ये याद रखें कि एम्प्लॉयमेंट या जॉब सब कुछ नहीं होती है। आप अपने एम्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपनी लर्निंग की बेस पर कुछ भी कर सकते हैं, राइट। ये कुछ भी से मुराद अगर आप जानना चाहें तो ये जानिए कि इस वक्त भी फ्रीलांसिंग एक ऐसी फील्ड है जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी है थ्रू आउट द ग्लोब, जिसमें कि लोग घर बैठ कर काम कर रहे हैं, राइट। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अ फेलियर, अनएम्प्लॉयमेंट समटाइम अ डोर टू अपॉर्चुनिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी इन्फ्लेशन को कवर करेंगे। आप अनएम्प्लॉयमेंट पर फोकस करें, बुक से इसे रीड आउट करें, और जब हम चैप्टर 5 अपना कंप्लीट कर लेंगे तो हम एक क्विज़ रखेंगे जिसमें कि आपकी असेसमेंट होगी ऑन LMS। मीनवाइल आप तमाम लोग अपने LMS अकाउंट को विज़िट करें और बताएं कि क्या सब लोगों के LMS अकाउंट एक्टिव हैं, और ये बताएं कि क्या सब लोगों के LMS अकाउंट पर इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट अवेलेबल है, जिस पर कि मैंने आपके कोर्स कंटेंट अपलोड किए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।